पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड स्पेशल ज्योग्राफी के लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 के एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियोज लेक्चर 1 से लेक्चर 5 नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, प्ले लिस्ट में दी हुई है। और अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो लेक्चर 1 से लेकर 5 में जो भी मतलब संभावित प्रश्न हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, बल्कि उसमें एनालिसिस करना है, उसका डिस्कशन करना है। तो हम लोग चलिए डिस्कशन एज पॉसिबल जितना है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। तो अगर ये मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है और ये मेन टाइम जो हम लोग मेरिडियन टाइम जो निकालते हैं वाला है, लेकिन भारत इधर है और भारत यहाँ पे है और भारत के अंदर क्या है, झारखंड है। तो झारखंड का कुछ इस पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध है। दूसरी बात ये पूर्व में और उत्तर दोनों के बीच में है, तो क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो ये समझ में आ गया पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के अक्षांश का विस्तार क्या है। झारखंड का अक्षांश का विस्तार कितना है। अगर ये पूरे भारत है और भारत के यहाँ से अगर मान के चलिए 8 डिग्री शुरू होती है और झारखंड लगभग, थोड़ा अच्छा से देखते हैं, ये भारत मान के है तो भारत के यहाँ क्या है, झारखंड है। और भारत का ये जो लास्ट जो दक्षिण है वहाँ है 8 डिग्री 4 सेकंड, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र है झारखंड का, तो ये कौन सा है, ये 21 डिग्री के आसपास है। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड, ये झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। ये ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ देखिए साउथ ईस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ है। तो हम लोग कौन से हेमिस्फीयर में है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है ना, नॉर्थ में है। तो भारत नॉर्थ गोलार्ध में है, चूँकि भारत नॉर्थ गोलार्ध में है तो झारखंड भी नॉर्थ गोलार्ध में ही होगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। तो ये नॉर्थ वाला आंसर होगा। तो कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए सेम रहेगा, लेकिन साउथ रहेगा, एक में नॉर्थ रहेगा। तो हम लोग क्या मानना है, नॉर्थ। तो समझ में आ गया दूसरा वाला भी। अच्छा, ये हम लोग का देशांतर है। ये क्या है, देशांतर है, झारखंड का ये देशांतर है, ये देशांतर है और ये अक्षांश है, ठीक। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसको कहते हैं, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर में 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है और नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ। तो जो ऊपर वाला है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो ऊपर में 23.5 होगा, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि झारखंड इसके संदर्भ में, इस लाइन में, कि झारखंड के कितने ज़िले हैं। तो झारखंड के उसमें कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं। तो 5 ज़िले कौन कौन हैं उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो शुरू करते हैं पहले रामगढ़, जहाँ से शुरू हो रहा है रामगढ़, रामगढ़ एक होगा। दूसरा कौन सा होगा, रामगढ़ के बाद रांची, रांची हो गया, रांची। तीसरा होगा हम लोग का रामगढ़, रांची, फिर लोहरदगा, फिर लातेहार, फिर गुमला। तो ये टोटल 5 है, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार और गुमला। ये 5 जिला है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में। ये समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है। तो झारखंड की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पारसनाथ को ही सम्मेत शिखर भी कहा जाता है। तो दोनों होगा हम लोग का आंसर डी। और ये जो है संयुक्त
झारखंड बिहार का सबसे ऊंची चोटी है संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से झारखंड प्लस बिहार, झारखंड प्लस बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन? पारसनाथ सम्मेत शेखर। ये जो पारसनाथ सम्मेत शेखर है ये कहाँ पे है? ये निचली हजारीबाग पठार में है। निचली हजारीबाग के पठार में है पारसनाथ। और ये कौन से जिले में है? जिले बोलेंगे तो गिरिडीह ना। तो ये हम लोग समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? जो छोटानागपुर पठार है उसका जो सर्वाधिक ऊंचाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग टार कहते हैं, डोंगरी, बाड़ी या पाट। तो हम लोग उसको पाट कहते हैं, पाट वाला क्षेत्र कहते हैं ना। जो छोटानागपुर पठार के सबसे ऊंची जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? पाट। अगर मान के चलिए ये पर्वत है और पर्वत में सबसे ऊंची चोटी, अगर मतलब पाट झारखंड में दूसरा ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट वाला क्षेत्र। पहला कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ के बाद जो क्षेत्र होगा हम लोग कौन सा होगा? पाट क्षेत्र होगा। पारसनाथ के बाद जो होगा पाट क्षेत्र। तो हम लोग देख लिए पांचवा। छठा में है कि झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय कैसी है? झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है ये बोल रहे हैं ना। तो भारत यहाँ है, झारखंड इस साइड है, ठीक। तो भारत का इधर से यहाँ तक क्या है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो भारत में झारखंड भी तो यहीं पे है। तो झारखंड भी किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। तो समझ में आ गया होगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र झारखंड का जलवायु है, ठीक। सातवां क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन का विस्तार कितना है? अभी जो 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार झारखंड का जो वन क्षेत्र है उसका विकास मतलब उसका विस्तार कितना है? अगर मान के चले हमारे पास अगर कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितना है तो कम से कम जो एलिमिनेट करने का है तो इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। मतलब पूरे राज्य के अगर मान के चले पूरे राज्य का 42% मतलब लगभग 50%। तो झारखंड में 50% जंगल नहीं है तो इसको हम लोग सबसे पहले कैंसिल कर देंगे कि ये तो नहीं होगा। अब हम लोग को कन्फ्यूजन ये है कि ये देखिए जो 29.61 है ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये 2019 में है, ठीक। ये 2019 के रिपोर्ट में इतना था। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन है तो थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग एक बार पढ़ चुके होंगे तो ये वाला हम लोग आराम से इसको क्लिक कर सकेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर ये वाला 29.76 वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ये प्रत्येक 2 साल में निकाली जाती है ये वन रिपोर्ट। आगे चलते हैं। ये भारत सरकार निकालती है। भारत सरकार के जो पर्यावरण वाला जो डिपार्टमेंट है पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर जिलों की आरोही क्रम में लिखें। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर जिलों को आरोही, आरोही मतलब पहले कम एरिया वाला रहेगा फिर उससे ज़्यादा इस टाइप से, मतलब सबसे कम वाला छोटा उसको पहले दिखाना है। तो ऐसा किस में देखते हैं? तो गुमला तो ये बड़ा मतलब गुमला क्या है? गुमला दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। रांची तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो गया तो कैंसिल हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं दोनों में रामगढ़ आए। तो यहाँ तक हम लोग को दोनों सही है। अब एक है लोहरदगा, ये भी लोहरदगा, तो ये दोनों भी सही है। दूसरा पॉइंट भी हम लोग सही गए। यहाँ तक हम लोग का क्या है? दोनों में सेम है, ठीक। तीसरा में क्या है? तीसरा में पाकुड़ और ये गुमला। तो हम लोग को पता है रांची सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद गुमला, और ये गुमला को यहाँ दिया गया है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर कौन सा होगा? ये पाकुड़ तीसरा नंबर पाकुड़ और उसके बाद रांची बात जो भी आएगा। तो हम लोग का एक्चुअली आंसर कौन सा हो रहा है? ये वाला ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया
कि कैसे एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया 8वां वाला। आगे चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर जिलों को अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब अवरोही क्रम मतलब जो बड़ा होगा क्षेत्रफल उसको पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस टाइप से लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? बड़ा वाला। तो देखते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? देखिए पश्चिमी सिंहभूम है, ये सबसे बड़ा है, ये दोनों में है। पाकुड़ तो नहीं हो गया, छोटा है, तो ये पहले हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ये इनके आंसर नहीं बनता है। नीचे में भी पश्चिमी सिंहभूम है, तो थोड़ा 1 मिनट स्लाइड कर, सॉरी, यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का देखना क्या है, अवरोही क्रम में। तो सबसे में देखिए पाकुड़ आ रहा है, पाकुड़ तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है, क्योंकि पाकुड़ सबसे बड़ा नहीं है, छोटे में आता है। बाकी पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तीनों हैं, तीनों में से कोई एक होगा, आप देखना है। उसके बाद देखिए इसमें रांची आ रहा है, रांची आ रहा है, उसके बाद गुमला। तो हम लोग को क्या पता है? अच्छा, उसमें भी अगर रांची गुमला में भी अगर डाउट नहीं हो रहा है तो इसको देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बाद पूर्वी सिंहभूम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये रांची और गुमला, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो हम लोग का एक्चुअली आंसर कौन सा होगा? ये यही होगा ना, पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची, फिर ये 3 तो लगातार है। उसके बाद उसके नीचे कोई भी हो, सारेकेला हो, गो गोड्डा हो, गढ़वा हो, जो भी हो यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा? आंसर डी। 10वां क्वेश्चन के झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन के कितने प्रतिशत है? तो ये हम लोग का 3.1% है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। कब के? 2017 के रिपोर्ट के अनुसार। मतलब जो झारखंड में कार्बन स्टॉक है वो कितना है? 3.14। आगे चलते हैं कि किस राज्य, किस चट्टान का झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है? तो किस चट्टान का बोल रहे हैं ना। चट्टानी संरचना हम लोग भूगर्भिक संरचना में पढ़े हैं। तो भूगर्भिक संरचना में अगर हम लोग देखे थे, अगर ये झारखंड का मैप होगा, अगर ये झारखंड का मैप है तो हम लोग क्या देखे थे कि 90% के आसपास, 90% के आसपास किसका है? आर्कियन कालीन चट्टान का है ना। तो आंसर की कौन सा होगा? बी। कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय चट्टान का विस्तार है? तो आग्नेय चट्टान का जो विस्तार है, आग्नेय चट्टान का विस्तार कितना है? 90%, लगभग 90% आग्नेय चट्टान का, आग्नेय चट्टान का विस्तार है। ठीक, आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के किस ओर है? प्रायद्वीपीय भारत के बोल रहे हैं, यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत है क्वेश्चन में। तो अगर भारत का अगर हम लोग मैप देखते हैं, अच्छा रुकिए, अगर झारखंड जहाँ है वहाँ की स्थिति से हम लोग देखते हैं, इस टाइप से लगभग भारत का मैप है। ठीक, तो झारखंड इस क्षेत्र में, ठीक, और हम लोग का जो, हम लोग का ये वाला क्या है? ये हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है ना। तो अब झारखंड की अगर स्थिति यहाँ पे है झारखंड की, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत ये वाला है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत ये वाला है, और झारखंड ये है। तो इसके ईस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, तो इस बीच में क्या होगा? ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर पूर्वी होगा ना। तो झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के किधर है? उत्तर पूर्वी में है। तो आंसर समझ में आ गया। लेकिन अगर ओनली भारत के बोलेगा, केवल भारत के बोलेगा, तो भारत के पूर्व में होगा, भारत के पूर्व में झारखंड है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत बोलता है तो उत्तर पूर्व होगा आंसर। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो गोंडवाना लैंड अगर हम लोग जब ये पढ़े थे, कौन सा, भूआकृतिक संरचना में, तो गोंडवाना लैंड अगर ये मान के चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपर साइड जाता है
और एक नीचे वाला जाता है। तो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो नीचे साइड में अगर गोंडवाना लैंड, इसमें कौन कौन सा आएगा, इधर हम लोग का सबसे पहले इधर साउथ अमेरिका आएगा, फिर इधर अफ्रीका आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, नीचे वाला इधर वही सब आएगा ना। तो उस क्रम में देखें कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है भारत, अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो ये सब किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का पार्ट ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर। लो आयस्क की श्रृंखला किसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो लो आयस्क की जो श्रृंखला जो पाई जाती है वो हम लोग का धारवाड़ क्रम में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम में हम लोग को क्या पाया जाता है, गोंडवाना क्रम में हम लोग को कोयला पाया जाता है। ठीक, गोंडवाना क्रम में कोयला, विंधन में इसमें चूना पत्थर वगैरह मिलता है इसमें, सॉरी चूना पत्थर इसमें पाया जाता है, और इसमें लो अयस्क। समझ में आ गया। तीनों हम लोग ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लिए। पहला विंधन में क्या आ रहा है, चूना पत्थर, गोंडवाना में कोयला, और धारवाड़ में लो अयस्क आ रहा है। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि प्राचीन अवसादी चट्टान किसे माना जाता है। तो प्राचीन अवसादी मतलब प्राचीन में जो सबसे पहले जो अवसादी चट्टान के रूप में बना उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले जो चट्टान होता है वो कौन आता है, अर्कियन। अर्कियन आता है ना, अर्कियन। अर्कियन जो है इसके निक्षेपण या अवसाद की जो निक्षेपण होता है, इसके निक्षेपण से बनता है हम लोग का धारवाड़। क्या बनता है, धारवाड़। तो प्रथम ये सबसे पहला चट्टान कौन है, आर्कियन। और उसके जो अवसादी चट्टान जो आर्कियन चट्टान ये सबसे पहला चट्टान है पृथ्वी का। उसके जब अवसाद का उसका जब निक्षेपण होगा और उस फॉर्म में जो चट्टान बनेगा उसी को सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान कहेंगे ना। तो कौन है, आर्कियन के बाद धारवाड़ आया। तो ये कौन सा होगा, धारवाड़ क्रम के जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ये समझ में आ गया ना। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार लेक्चर का 5 देख, मतलब लेक्चर में जो है उसको एक बार देख लीजिए। 17 में क्या है कि झारखंड में कौन सी श्रेणी की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो गोंडवाना पाई जाती, कोयला फेमस है। विंध्यन हम लोग का पाया जाता है, विंध्यन हम लोग का किधर पाया जाता है, गढ़वा में पाया जाता है। धारवाड़ लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है, लेकिन कुडप्पा झारखंड में नहीं पाई जाती है। कुडप्पा मेनली कहाँ पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में। कुडप्पा ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। विंध्यन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, विंध्यन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कर्नाटक, सॉरी जो धारवाड़ है, धारवाड़ ज़्यादा मात्रा में कर्नाटक में पाया जाता है। और विंध्यन जो है ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, विंध्यन क्षेत्र में। तो कुडप्पा जो है वो अब झारखंड में नहीं पाई जाती है। कौन सा नहीं पाई जाती है झारखंड में, कुडप्पा। तो हो गया आंसर 17 का सी। आगे चलते हैं। 18वां में है कि गोंडवाना क्रम के चट्टानें प्रसिद्ध है किसके लिए। इसके पहले वाले वीडियो में ही हम लोग चर्चा किए, गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। आगे चलते हैं। चूना पत्थर के लिए कौन सा होगा, चूना पत्थर के लिए होगा हम लोग का विंध्यन, और लोहास के लिए धारवाड़ होगा। आगे चलते हैं फिर। 19 है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण, जो राजमहल ट्रैप है उसका निर्माण कब हुआ है। तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। एक्चुअली जो हम लोग का मेघालय वाला जो क्षेत्र आता है ना, गारो, खासी, जयंत, ये जो तीनों क्षेत्र जो मेघालय का जो पठार है वो पहले छोटनागपुर के पठार से ही मिला जुला था। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ये वाला यहाँ से कट के नीचे चला गया और ये उधर चला गया मेघालय साइड, और इस तरह से बीच में मतलब एक गैप बन गया। तो उसी को राजमहल ट्रैप कहा गया। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। आगे चलते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ। तो राजमहल ट्रैप का जो मतलब जो घटना घटी थी वो जुरेसिक काल में। एक मतलब भूगोल का एक पीरियड, मतलब वो लोग का स्केल, टाइम स्केल है, उसमें जुरेसिक काल या मेसोजोइक काल के टाइम राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है। दालमा का निर्माण कब हुआ है हम लोग का, दालमा का निर्माण हम लोग का प्री कैम्ब्रियन में हुआ है।
किस में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। 21वां क्वेश्चन की झारखंड के पाट क्षेत्र का भौगोलिक आकृति कैसी है? तो झारखंड का जो पाट क्षेत्र है उसकी आकृति कुछ इस टाइप से रहेगा, मतलब ये त्रिभुजाकार है। ये हम लोग छोटनागपुर रांची वाला क्षेत्र है और इधर पलामू वाला लातेहार वाला क्षेत्र होगा। तो कौन सा होगा पाट क्षेत्र का? त्रिभुजाकार। समझ में आ गया होगा। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा सबसे है तो पहला कौन सा है? पहला है नेतरहाट, सेकंड है गणेशपुर और थर्ड है जमीरा है। ठीक, थर्ड जमीरा है। तो पहला नेतरहाट आंसर हम लोग का दूसरा बोल रहे हैं, तो दूसरा आंसर कौन होगा? गणेशपुर पाट। ये आ गया समझ में। आगे चलते हैं फिर। 23वां है कि कौन से नदी पाट क्षेत्र से अच्छा कौन से नदी, उन नदी का नाम बताना है जो पाट क्षेत्र से निकलती है। तो वो कौन सी नदी है? वो शंख नदी है जो पाट क्षेत्र से निकलती है। जैसे सोन नदी निकलती है हम लोग का अमरकंटक से, स्वर्णरेखा हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है, और अजय नदी तो इधर नहीं है, ये बिहार से है। तो हम लोग का पाट क्षेत्र में कौन सा है? पाट क्षेत्र से हम लोग का शंख नदी। आंसर क्या होगा? शंख नदी। आगे चलते हैं। सरगुजा और कुर्थी के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है? सरगुजा आप लोग देखे होंगे जहाँ पे पथरीला, जहाँ पे मतलब बाड़ी टाइप का है, जहाँ पे मुरुम ये सब रहता है, वहाँ पे उतना खेती नहीं होती बाकी और वहाँ पे फसल की। तो वहाँ पे कुर्थी या फिर सरगुजा की खेती की जाती है। तो ये कहाँ पे होगा? पथरीली मैदान में होगा, पथरीली मैदान में। ये सरगुजे ये सब का यूज करते होंगे, देखे होंगे आप लोग दीपावली में। और कुर्थी जो खाने वाला है दाल। आगे चलते हैं। बोहाल बरहा, तो ये कौन सी जमीन है? ये हम लोग का दौन भूमि है। ये एक्चुअली बोहाल मतलब क्या था? बोहाल खेत, नाम सुने होंगे ना, जो गांव साइड में रहते हैं उनको पता होगा कि बोहाल खेत क्या होता है। तो बोहाल खेत मतलब ये निचली निचली ज़मीन होता है, और यहाँ पे अगर एक बार वर्ष में अगर एक बार बारिश हो जाती तो वहाँ सालों भर पानी रहता है। तो ये निचली भूमि का हम लोग झारखंड में दौन भूमि कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? दौन भूमि। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 26वां क्वेश्चन की ओर। खेरसी, लोबो, चौरका, ये सब एक मिट्टी के स्थानीय नाम है। ये जो हम लोग देखे खेरसी, लोबो, चौरका, ये सब क्या है? मिट्टी के स्थानीय नाम है। और ये कौन सी मिट्टी के स्थानीय नाम है? दोमट मिट्टी का नाम है। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? खेरसी, लोबो, चौरका। 27वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। पुरानी जोरोल मिट्टी को क्या कहलाती है? जो पुरानी और नई जोरोल मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी और एक नई। नई जोरोल मिट्टी जो होता है ये हर साल क्या होता है? इसमें बाढ़ आती है। हर साल प्रत्येक साल इसमें बाढ़ आती है, जिसके कारण बाढ़ के कारण जो मिट्टी आता है, अवसाद आता है, उसका निक्षेपण होता है और उससे नई जोरोल मिट्टी बनती है। और नई जोरोल मिट्टी को खादर बोला जाता है और पुरानी जोरोल मृदा को बांगर कहा जाता है। तो पुरानी जोरोल मृदा का को क्या कहेंगे हम लोग? बांगर। झारखंड में जोरोल मृदा ज़्यादातर हम लोग का किस साइड होगा? ये वाला साइड होगा जोरोल मिट्टी का क्षेत्र। ये वाला भी हल्का होगा और इधर भी थोड़ा हल्का होगा, सोन नदी के आसपास। तो सर्वाधिक हम लोग का किधर होगा? साहेबगंज साइड में होगा जोरोल मिट्टी। तो हम लोग देख लिए 27वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है कि सोता जुताई मिट्टी किसे कहते हैं? सोता जुताई मिट्टी किसे कहते हैं? तो सोता जुताई मतलब जो वो खुद अपने आप जैसे हल चलाने के बाद कैसे मिट्टी एकदम मतलब ढीला मुलायम हो जाता है, जो धान लगाने के टाइम जो होता है। तो उसी तरह से जब अगर काली मिट्टी, अगर मान के चलिए काली मिट्टी के एरिया है और काली मिट्टी में जब सूख जाता है तो उसमें दरारें आने लगती है, दरारें आने लगती है। लेकिन वहीं पे जब बारिश होगा, बारिश में भीगने से बाद फिर ये क्या होता है? एक साथ मतलब फिर जो फैलाव हो जाता है, फैलाव होने के कारण क्या तो होता है? जो दरार रहता है वो दरार मिट जाता है और और मिट्टी क्या होता है? जैसे जुताई करने के बाद कैसे होता है उस तरीके से होता है। तो ये किसकी खासियत है? ये है काली मिट्टी की। काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग काली मिट्टी के काला रंग होने का कारण क्या है? तो जो काली मिट्टी को काला दिखाई देता है उसके होने के कारण एक ही है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ये वाला आंसर, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग
काला नज़र आता है। आगे चलते हैं फिर। 30 नंबर है कि लाल मिट्टी के लाल होने के क्या कारण है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग का दिखाई देता है उसके होने के कारण क्या है? फेरस ऑक्साइड, लो ऑक्साइड, कोई नहीं। तो एक्चुअली देखिए फेरस ऑक्साइड कोई केमिकल फार्मूला नहीं है, तो ये तो पहले ऑप्शन हट जाएगा। तो इसमें फेरस ऑक्साइड आंसर होगा किसका? लाल मिट्टी में जो लाल होने के कारण है फेरस ऑक्साइड। आगे चलते हैं। पेलेजोइक काल में झारखंड में कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ये जो पेलेजोइक काल में जो झारखंड में उत्पादन ये होता है निर्माण, वो किसका होता है? दामोदर भ्रंश का होता है। पेलेजोइक काल में झारखंड में जो भू आकृति की निर्माण होती है वो दामोदर की होती है, दामोदर वैली की। आगे चलते हैं फिर। दिहार, भीटा और बाहरसी ये किसका स्थानीय नाम है? तो ये सब टार है। झारखंड में जो टार जमीन है उसको हम लोग क्या करते हैं? दिहार, ये वाला दिहार, भीटा और बाहरसी किसको? टार। जैसे कि हम लोग का क्षेत्र क्या होता है इस टाइप से ऊबड़ खाबड़ है, तो जो ऊंचा वाला जो क्षेत्र है, ऊंचा वाला क्षेत्र को ही हम लोग टार कहते हैं ना। टार भूमि हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ पे पानी अगर अभी बारिश भी हो जाती है 5 मिनट में पानी क्या होता है बाहर नीचे बह के चला जाएगा। तो ऐसे जगह जहाँ पे पानी टिकती नहीं हो, ऐसी ऊंची जगह, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टार कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चाकुलिया में किस चीज़ की खेती की शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले हम लोग चाकुलिया को देखते हैं कि चाकुलिया कहाँ पे है। तो चाकुलिया हम लोग का ईस्ट सिंहभूम में है। कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में हम लोग का चाकुलिया है, ठीक। और यहाँ पे किस चीज़ की खेती की शुरुआत की गई है? काजू की। काजू की खेती कहाँ की जा रही है? अभी चाकुलिया में। सेब की खेती अभी हम लोग का खूंटी के आसपास और रांची के आसपास खेत मतलब सेब की खेती देखी जा रही है। और काजू की खेती कहाँ हो रही है? हम लोग का चाकुलिया। चाकुलिया कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम में। और ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर हम लोग का जमशेदपुर, JSR। ईस्ट सिंहभूम का JSR है। और वेस्ट सिंहभूम का कहाँ है? कोल्हान, सॉरी चाईबासा। वेस्ट सिंहभूम कहाँ है? चाईबासा। आगे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड में काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती होती है? तो झारखंड में जो ऐसे इंडिया में जो काली मिट्टी फेमस है वो किसके लिए है? कपास के लिए है इंडिया में, ठीक। ये इंडिया की बात है, या इंडिया या बाकी और भी जगह पे, लेकिन झारखंड में बोल रहे हैं तो झारखंड में चावल की है। चावल और चना, चावल और चना है। चावल और चना किस में है? काली मिट्टी में। झारखंड की काली मिट्टी में खेती होती है। ये हमारा चैनल का हैंडल है। इसको आप लोग डायरेक्ट सर्च मारिएगा तो हमारे चैनल में सीधे आप आ जाइएगा। ये नागपूर्णिमा फाउंडेशन है हमारा चैनल। इसमें JPSC से संबंधित या JSSC से संबंधित पूरे सिलेबस को फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। आगे चलते हैं कि मृदा परिच्छिदिकाएँ मतलब प्रोफाइल। तो मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल किस मिट्टी में विकसित रूप में नहीं पाई जाती है? प्रोफाइल का मतलब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि मान के चलिए ये वाला क्षेत्र जो है घास वगैरह जो यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्र है, उसके नीचे अगर उसके वर्टिकल में हम लोग नीचे जाएंगे तो इस टाइप से मतलब एक एक यहाँ से यहाँ कुछ मान के चलिए मिट्टी मिलेगा। मिट्टी के बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा पत्थर मिलेगा, फिर उससे बड़ा पत्थर मिलेगा, फिर यहाँ से बोल्डर मिलेगा। तो ये सब एक विकसित मतलब एक मिट्टी बनने के लिए सबसे पहले पत्थर होता है बड़ा बड़ा, फिर छोटे छोटे, फिर और छोटे, फिर मिट्टी में आता है। तो ये जो एक है ये क्या है? एक प्रोफाइल है। ये पूरा प्रोफाइल है तब जाके मिट्टी का मतलब करोड़ों साल बाद बनता है मिट्टी। तो ये जो इतना जो है ये कौन सी मिट्टी में नहीं पाई जाती इस टाइप से सिस्टमेटिक? जाहिर सी बात है जोरर मिट्टी में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जोरर मिट्टी में क्या होता है? जोरर मिट्टी कहीं और से उसको यहाँ लाया जाता है। अगर पर्वत से बालू मिट्टी या जो भी मिट्टी कहाँ लाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में।
और उसको हम लोग जोड़ोर मृदा कहते हैं। तो वो किसी क्षेत्र के ऊपर आके अवसाद हो जाता है, लेकिन वो नीचे से तो बन के नहीं उठ रहा है ना। तो इसलिए जो जोड़ोर मिट्टी है, जोड़ोर मिट्टी इस टाइप से होकर, तो जैसे बड़े पत्थर हुआ, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस टाइप से तो जोड़ोर मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए इसमें सोयल प्रोफाइल जोड़ोर मृदा में नहीं पाई जाती है, विकसित अवस्था में नहीं रहती है। कौन सी चट्टानी क्रम को भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? भवन निर्माण मतलब जैसे कि कहाँ चूना पत्थर है या फिर संगमरमर। तो ये सबसे विंध्यन श्रेणी, जैसे अगर लाल किला में देखते हैं, लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, आगरा का महल हुआ, तो ये सब विंध्यन श्रेणी के जो चट्टानें हैं उसी से निर्मित होती है, और इसलिए इसको भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है विंध्यन। आर्कियन ये है, ये कुडप्पा है, और धारवाड़। तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन। पारसनाथ पर्वत में कौन सी ग्रेनाइट पाई जाती है? ये भी ग्रेनाइट का ही प्रकार है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पारसनाथ में ये वाली पाई जाती है, पायरोक्सी ग्रेनाइट। याद रखने के लिए पारसनाथ से पा को लीजिए, सॉरी, पारसनाथ से पा और इधर से पायरेक्साइड, तो दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पारसनाथ पर्वत में जो चट्टान पाई जाती है, जो ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती है, वो पायरेक्सी ग्रेनाइट की निर्माण होती है। ये भी ग्रेनाइट का ही भाग है। तो आगे चलते हैं। 38 में है कि कॉन्ग्लोमेरेट क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? एक प्रकार का खनिज है कॉन्ग्लोमेरेट, और ये कहाँ पाई जाती है? दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? कॉन्ग्लोमेरेट खनिज। आगे चलते हैं कि इंग्लिश में यहाँ थोड़ा टाइपिंग हुआ है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी सोयल पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी सोयल मतलब मृदा पाई जाती है? तो रेड सोयल सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाती है। रेड सोयल, उसके बाद जोड़ोर मृदा, फिर ब्लैक सोयल, इस टाइप से पाई जाती है झारखंड में। और रेड सोयल का रेड होने के कारण अभी बताए थे ना हम लोग, फेरस ऑक्साइड है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार झारखंड मतलब रांची कौन से जलवायु प्रदेश में है? तो इन्होंने जो 3 भागों में डिवाइड किया था, आप लोग को याद होना चाहिए, जो मैप इस टाइप से बनाया गया था, इस टाइप से मैप बनाया गया था ना, इस टाइप से मैप बनाया गया था, उसमें से इस टाइप से किया गया था और इस टाइप से। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया था NIDM के तहत, और रांची हम लोग के इस साइड वाला में आता है। तो किस में आएगा? मध्य और उत्तर पूर्व पठार में, ये वाला में आएगा। मध्य और उत्तर पूर्व पठार में क्या होगा? रांची जिला आता है। तो ये समझ में आ गया। ये सब क्या कॉन्सेप्चुअल है, इसको दिमाग में हम लोग को इमेज रखना है, अपने आप क्वेश्चन बनता जाएगा। हम लोग क्वेश्चन बनाने या एग्जाम में हम लोग को इस टाइप से काबिल बनना है कि हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देखना ना पड़े, बल्कि क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चन के आंसर जो है उसको खोजना पड़े कि वो वाला आंसर कौन से ऑप्शन में है, उसको खोजना है, ना कि हम लोग को आंसर कौन से वो देखना है। तो हम लोग का मोटो क्या होना चाहिए? कोई ऑप्शन को खोजने का, ना कि देखने का। तो आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोग। अब है कि जलवायु परिवर्तन के बाद कौन सी 2 शहर जिनके तापमान वृद्धि नहीं हुई है? जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो भारत क्या पूरे विश्व में लगभग अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में अभी भी ऐसा 2 शहर है जहाँ की तापमान में वृद्धि नहीं हुई है। वो है हम लोग का रांची और चाईबासा। रांची और चाईबासा में क्या है? यहाँ की तापमान में वृद्धि नहीं हुई है। मानसून के दोनों शाखाओं के द्वारा किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में होती है बरस? मतलब जैसे झारखंड में जो जलवायु प्रदेश है ना, उसमें से कौन से जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं का, मानसून की दोनों शाखाओं का मतलब है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है, दोनों शाखाओं का मतलब होता है एक बंगाल की खाड़ी वाला, एक बंगाल की खाड़ी वाला और एक अरब सागर वाला। तो दोनों सागर से कौन से क्षेत्र में बारिश होती है, इसके बारे में बात कर रही है। तो ये जो आर्द्र वर्षा प्रकार है ना, ये जो सिमडेगा साइड वाला है, यहाँ पे दोनों प्रकार की शाखाओं से बारिश होती है। डेल्टा वाला जो है ये कहाँ पे है? ये साहेबगंज में है। तीव्र एवं सुखद कहाँ है? ये RNC रांची में है। और सागर प्रभावित हम लोग का पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये सब ईस्ट सिंहभूम सरायकेला क्षेत्र में है।
तो मानसून के दोनों शाखाओं का कहाँ पे होते हैं? मानसून के दोनों शाखाओं से जो मानसून के दोनों शाखाओं से कहाँ पे होती है? आर्द्र वर्षा प्रकार की। ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात किया जाएगा तो सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है? हजारीबाग में है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान बोलेगा तो ये स्थान बोलेगा तो कहाँ होगा? नेतरहाट। स्थान होने से नेतरहाट होगा, लेकिन जिला बोलेगा तो हजारीबाग। समझ में आ गया। जिला कौन सा है? हजारीबाग। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन। कौन सी वर्षा रबी फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो रबी फसल के लिए कौन सी किस टाइप से वर्षा अच्छी मानी जाती है रबी फसल के लिए? रबी फसल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि रबी फसल कब उगाई जाती है। तो ये जो सर्दी में उगाई जाती है, मतलब अभी जिसको हम लोग उगाएंगे, अभी हम लोग धान काटने के बाद जो फसल उगाएंगे, चाहे आलू हो या जो भी अभी हम लोग फसल उगाएंगे, गेहूँ, तो ये सब किस में आता है? रबी फसल। और रबी फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ है या उत्तर पश्चिमी विक्षोभ है? अगर क्वेश्चन में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ दिया है तो इसको मारेंगे, झारखंड से संबंधित। लेकिन अगर उत्तर पश्चिमी विक्षोभ नहीं है तो हम लोग पश्चिमी विक्षोभ को मारेंगे। दो में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, और अगर दोनों नहीं रहेगा तो उपरोक्त में से किसी को नहीं मानना है। तो समझ में आ गया होगा। 45 क्वेश्चन है कि साहेबगंज से पलामू की ओर वर्षा की मात्रा में क्या होगी। मतलब जो बोल रहे हैं साहेबगंज, मतलब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये झारखंड का मैप है, ठीक। आप लोग अच्छा से मैप बनाने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे बना दे रहा हूँ ऐसे काम चलाने के लिए। अगर मान के चलिए, थोड़ा ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अच्छा, फिर भी नहीं बना, कोई बात नहीं। ये हम लोग का साहेबगंज क्षेत्र होगा ना, और ये पलामू क्षेत्र होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहेबगंज से पलामू की ओर वर्षा की मात्रा क्या होगा। मतलब इधर से इधर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होगी। हम लोग का जो पूर्वी साइड इधर क्या, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी हम लोग से सामने है, तो इधर बारिश ज़्यादा इधर होगी। उसके बाद जैसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बारिश की मात्रा में क्या होगी? घटेगी। तो आंसर क्या होगा? 45 का ए। आगे चलते हैं 46 में। झारखंड की एकमात्र सदानीरा कौन सी नदी है? झारखंड की एकमात्र सदानीरा। सदानीरा को पहले हम लोग देखते हैं। सदानीरा मतलब सालों साल बारिश, सालों साल पानी रहने वाला, साल भर पानी रहने वाला। तो वो कौन सी होगी? फाल्गु नदी में तो एक घुटने से अधिक कभी पानी रहता नहीं। दामोदर भी सूख जाता है, स्वर्ण रेखा भी गर्मी में सूख जाता है। लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी सालों भर पानी रहता है। सोन नदी में, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से और भी दो नदी निकलती है, एक ताप्ती और एक नर्मदा। तो ये भी वहाँ से निकलती है, ठीक। आगे चलते हैं फिर। @नागपूर्णिमा फाउंडेशन जरूर आप लोग सर्च कीजिएगा, अगर कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो। आगे है 47 क्वेश्चन की पिंडदान के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। पिंडदान जो दी जाती है उसके लिए फाल्गु नदी प्रसिद्ध है। फाल्गु नदी हम लोग का छोटनागपुर, उत्तरी छोटनागपुर के पठार से निकलती है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पिंडदान के लिए। आगे चलते हैं फिर हम लोग। कन्हर किसकी सहायक नदी है? कन्हर एक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है? ये सोन की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा। और गंगा कहाँ जाकर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर रही है जाकर, एक भागीरथी के रूप में और एक जमुना के रूप में। सॉरी, गंगा वहाँ जब जाएगा तो मेघना हो जाता है,
ये बांग्लादेश में ये मेघना कहा जाता है, और इधर जो वेस्ट बंगाल में जाता है उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन है? कन्हर नदी। और कन्हर कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। आगे चलते हैं। क्यूल किसकी सहायक नदी है? कौन सी? क्यूल। क्यूल जो सहायक नदी है ये हम लोग की फल्गु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सॉरी, क्यूल जो है ये सुमागधी की सहायक नदी है, क्यूल नदी। ठीक, क्यूल नदी किसकी सहायक नदी है? सुमागधी। और सुमागधी को हम लोग सुक्री भी कहते हैं, सुक्री को ही सुमागधी भी कहा जाता है। ठीक, ये किसकी सहायक नदी है? क्यूल, सुक्री या सुमागधी की। आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन की कौन सी नदी जिसका सिर्फ उद्गम झारखंड में है? तो इससे कौन सी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में उसका उद्गम क्षेत्र है? तो हम लोग का फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र सिर्फ झारखंड में है, बाकी उसका जो फैलाव है जाके मतलब जो बहती है वो हम लोग का बिहार में है। शंख नदी देख चुके हैं। ब्राह्मी नदी को भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो ब्राह्मणी नदी है ये दुमका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दुमका के दुधवा पहाड़ी से। दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती कौन सी? ब्राह्मणी नदी। और एक अगर हम लोग देखें, और एक जो नदी है मोर नदी, ये मोर नदी कहाँ से निकलती है? मोर नदी हम लोग का निकलती है त्रिकुट पहाड़ से। त्रिकुट पहाड़ जो देवघर में है। तो ये सब हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं फिर। 51 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं थोड़ा। बोल रहा है कि कितने जिले दो या दो से अधिक राज्यों से सीमा साझा करते हैं? मतलब झारखंड के कितने जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों से सीमा साझा करती हैं? तो वो कौन कौन सा होगा? तो अगर हम लोग साहेबगंज साइड से देखते हैं तो साहेबगंज, फिर दुमका, साहेबगंज दुमका, फिर नीचे आएंगे तो सरायकेला खरसोवा, फिर ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम के बाद सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद कौन सा होगा? गढ़वा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। देख लिया आप लोग। आगे चलते हैं फिर। ये सब मैप आधारित है तो मैप आधारित इसको अच्छा से कीजिए। 52वां क्वेश्चन है कि झारखंड के कौन से जिले जो सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाती है? तो मतलब झारखंड के उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक जिलों से टच करती है। तो जो रांची है, रांची सर्वाधिक जिलों से टच करती है। रांची रामगढ़ से टच कर रही है, फिर उधर हजारीबाग से टच कर रही है, इधर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर सरायकेला। तो इस तरह से रांची जो जिला है ये सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाती है। आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन की झारखंड में कितने जिले दूसरे राज्यों से सीमा साझा नहीं करते? मतलब झारखंड को ऐसे कितने जिले हैं, झारखंड को ऐसे कितने जिले हैं जो किसी और राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे एक होगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा लोहरदगा, और यहाँ पे एक खूंटी, जो दो जिला है, ये लोहरदगा और ये खूंटी। लोहरदगा और खूंटी दो जिला है जहाँ पे, लोहरदगा और खूंटी दो जिले हैं जहाँ किसी दूसरे राज्यों से सीमा साझा नहीं करते। बाकी इधर 10, इधर 10, इधर 4 और इधर 4, इस टाइप से जितने भी जिले किसी न किसी तरीके से दूसरे राज्यों को टच कर रही है। लेकिन दो ही ऐसा जिला है, लोहरदगा और खूंटी, जो किसी दूसरे राज्यों से टच नहीं करती। आगे चलते हैं। 54 क्वेश्चन। कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करते हैं? उस जिले का नाम बताना है जो छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं बनाते। तो छत्तीसगढ़ वाला आप यही होगा ना। तो इधर हम लोग का गढ़वा है, फिर लातेहार है, फिर गुमला है, फिर सिमडेगा, 4 ही है। तो लातेहार है, गुमला है, गढ़वा है, तो बचा कौन सा? लोहरदगा। ये लोहरदगा हम लोग का नहीं है, लोहरदगा हम लोग का अंदर में है, ये लैंडलॉक है, मतलब ये किसी दूसरे राज्यों से सीमा रेखा नहीं साझा करता है। तो हो गया 54वां क्वेश्चन डिस्कशन, किसी को कुछ डाउट नहीं है। 55 क्वेश्चन है कि झारखंड में वैसे कितने जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है? मतलब ये वाला जो क्षेत्र है
यही वाला है ना पश्चिम बंगाल के साथ, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें टोटल कौन कौन सा है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, फिर रांची, फिर सरायकेला, फिर ये पूर्वी सिंहभूम। तो टोटल इस टाइप से 10 जिले हैं, लेकिन इसमें बोल रहे सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो पश्चिम बंगाल से टच करने वाला इधर साहेबगंज और ये कौन सा था? दुमका। दो तो नहीं होगा क्योंकि साहेबगंज और दुमका ये दोनों बिहार से टच करता है। इधर सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम ये दोनों ओडिशा से टच करता है। तो ओनली कितना बचा? ये 2 और 2 4 हो गया, तो बचा कितना? 10 - 4 = 6। तो 6 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो आंसर 55 का समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 56, और ये आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है? तो ये जो हम लोग का गढ़वा है, गढ़वा मतलब हम लोग ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो गढ़वा वाला क्षेत्र है हम लोग का, तो गढ़वा क्षेत्र 3 राज्यों से, इधर होगा छत्तीसगढ़, इधर ये सीजी छत्तीसगढ़, इधर यूपी और इधर बिहार। तो 3 राज्यों से जो टच कर रहा है वो जिला हम लोग का गढ़वा है। कौन सा है? गढ़वा है। बाकी गोड्डा वगैरह भी दिया है, तो हम लोग को देखना है गढ़वा है। और यहाँ पे ये जो जिला है इसका किसका? उत्तर प्रदेश का, वो है सोनभद्र। सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो 4 राज्यों से टच करता है। तो अगर भारत का बोल दिया जाए कि भारत का एकमात्र ऐसे जिले का नाम बताइए जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है, तो होगा सोनभद्र। और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है वो हम लोग का गढ़वा है। तो देख लिया हम लोग। आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे लिंक मतलब यूट्यूब चैनल में भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमारा यूट्यूब चैनल का दिया गया है। फेसबुक पेज में भी आप लोग हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब में अगर देखना चाहें तो @नागपूर्णिमा फाउंडेशन में भी आप लोग हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। तो आप लोग को हमारा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आने वाले टाइम हर सप्ताह में एक वीकली टेस्ट हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग का अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारा प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर बाकी फ्रेंडों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।